अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, 8 क्लास का जो मैथ का बोर्ड का पेपर होगा उसमें 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए होंगे, यानी 10-10 नंबर वाले 5 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और आपको उसमें से 3 करने होंगे। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन की मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, ये वाली लॉन्ग क्वेश्चन, और जो अब हम वीडियो बना रहे हैं ये पार्ट 2 है। जो बच्चा इन 2 वीडियो को मुकम्मल देखेगा, समझेगा और हाथ से करेगा, उसका लॉन्ग गलत नहीं होगा। 5 करने होते हैं, 5 होते हैं लॉन्ग, उसको 3 करने हैं, उसको पाँचों के 5 आएंगे। ठीक है, दोनों पार्ट बेटा आपने वीडियो को, ये फाइनल है, ठीक है। आपने क्या करना है, दोनों वीडियो को, अगर जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो भी और ये भी साथ साथ देखते जाएं, प्रैक्टिस भी करें। इंशाल्लाह आपका लॉन्ग क्वेश्चन वो बोर्ड के पेपर में ठीक होगा। ठीक है, हमने मतलब बिल्कुल तरतीब से चीज़ें की हैं। जो बच्चा इनको कर लेगा, इन दोनों वीडियो को, इंशाल्लाह उसका लॉन्ग जो है वो पूरा हो जाएगा। बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि हम बाकी भी सब्जेक्ट की इसी तरह साइंस की, उर्दू, इंग्लिश की तैयारी करवा रहे हैं। और फिर इंशाल्लाह 9th क्लास में तो हमने ये शुरू से ही तैयारी करनी है बोर्ड की। ठीक है, तो इस चैनल को बेटा आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो को शुरू करते हैं और इस नीयत से शुरू करनी है कि आपने भी खुद परफॉर्म करना है। बेटा ये सारी मेहनतें आपके बोर्ड के पेपर के लिए हो रही हैं, फिर आपको भी साथ देना है। साथ किस तरह देना है, जो सवाल हम करें यहाँ पे वही एक बार आपने खुद भी करके देखना है कि मुझे आ गया। क्योंकि मैथ इस तरह होता है कि आप सुन रहे होते हो तो आपको कहते हैं ये मुझे आ गया, लेकिन जब तक आप हाथ से नहीं लिखेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, तो वो फिर भूल जाता है। साथ साथ करें, ये 2 वीडियो कर लें, आपके लॉन्ग जो है वो डन हो जाएंगे। बाकी इसी तरह एमसीक्यूज की भी वीडियोस बेटा अपलोड हो रही हैं, शॉर्ट की भी और दूसरे सब्जेक्ट की। तो चले जी, वीडियो को लाइक करके शुरू करते हैं। जी तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है। इफ वन पैकेट कंटेन 3 and 1/4 liter of oil, then find the quantity of oil in 7 such packets. जी अगर एक पैकेट 3 और 1/4 लीटर तेल अगर एक पैकेट में हो तो मालूम करें कि ऐसे 7 पैकेटों में कितना होगा। सोचें आपके पास एक पैकेट है जो कि जिसमें जो तेल है वो 3 लीटर और 1/4 है, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो 7 पैकेटों के अंदर टोटल कितना होगा, तो हमें सिंपल इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखें आपने 1 पैकेट कंटेन, उस एक पैकेट में मौजूद है 3 1/4, तो आप इसको जो आपके पास कंपाउंड फ्रैक्शन है ना, मखलूत कसर, इसको सबसे पहले आप सिंपल फ्रैक्शन में करोगे। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सॉरी प्लस करोगे तो 13/4 बनता है। अब जो 13/4 था ना, 13/4 को आपने कितने पैकेट्स दे थे, 7 पैकेट, तो 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप कटिंग करके देखो तो कटिंग तो हो नहीं रही। 7 को और 13 को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो कि बनेगा 91, और ओवर के नीचे कौन था, 4। अब आप क्या करें, 91 पर 4 को डिवाइड करें। अब जब 91 को 4 पे डिवाइड करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन जो बनेगी वो 22 3/4 बनेगी। अब देखिए ना, 91 को जब 4 पर डिवाइड किया जाए तो 4 2s आर तो हो गया 8। ठीक है, अब माइनस करें 9 में से 8 तो बचा 1, और ये 1 नीचे उतर आया। अब 4 कितने जार होता है, 4 2s आर 8 दोबारा, क्योंकि 12 तो कर नहीं सकते 3s आर, तो 11 में से 8 चले जाएं तो बचते हैं 3। तो सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं 23, फिर ऊपर लिखते हैं जो बाकी बचा हुआ नंबर हो जो 3 है, और लास्ट में लिखते हैं हम डिवाइज़र जो कि 4 था, जो डिवाइड हुआ होता है। तो हमारे पास जो 7 पैकेटों में टोटल तेल होगा वो ये होगा 22 लीटर और 3/4। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसका जो बी पार्ट है वो कहता है राउंड ऑफ करो द नंबर्स, ये 57.68272 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब इसको राउंड ऑफ करना है आपने। तो राउंड ऑफ करने के लिए देखें तो कितने डेसिमल प्लेस हैं, 2 डेसिमल प्लेस, इशारिये के बाद ना 2 देखें डेसिमल प्लेस जो कि 6 8 है। अब 6 8 2 आपने सेलेक्ट कर ली, उससे अगला नंबर देखो 2। अब ये जो 2 नंबर है ना ये 5 से छोटा है। अगर नंबर 5 से छोटा हो तो इस नंबर में कोई चेंज नहीं करते। अगर ये 5 से बड़ा होता तो हम 8 को एक नंबर बढ़ा के 9 कर देते। तो अभी तो ये छोटा है
तो हम 8 को नहीं छेड़ेंगे, तो हमारा सिंपल आंसर क्या बनेगा 57.68। पेपर में लिखने के लिए सबसे पहले कह देना गिवन नंबर, फिर उसमें कह देना डेसिमल प्लेस, आफ्टर डेसिमल प्लेसेस ये नंबर है हमारे पास। तो थर्ड नंबर को देखना है आपने, थर्ड डेसिमल डिजिट जो कि 2 है, इसको देखना है कि ये लेस देन 5 है, तो सेकंड डेसिमल डिजिट रिमेन सेम, जो ये वाला 8 नंबर था ये सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 57.68। डन। आगे क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो ए पार्ट होगा वो सेट वाले चैप्टर में से आएगा। उसमें वो कहता है कि वेरीफाई करें कि अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो तो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट अलग से, यूनियन की जगह डल जाएगा इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अलग से। ये साबित करना है। और यू का सेट उसने दिया हुआ है 1 2 3 से लेकर 21 तक। ठीक है। ए का सेट क्या दिया हुआ है उसने आपको, ए का सेट दिया हुआ है 3 7 11 13 15 16, और बी सेट दिया हुआ है 7 13 17 19 एंड 21। तो हम सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखिए। अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है ना, तो पहले आप ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी के लिए पहले ए का सेट लिखें, ए का सेट लिखने के बाद आपने यूनियन का निशान डालना है। यूनियन का निशान डाल के, ये कुछ भी नहीं है, यूनियन डाल के आपने बी का सेट लिखना है। अब बी का सेट आपके पास कौन है 7 13 17 19 एंड 21। अब यूनियन का मतलब ये होता है कि हमने सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं। इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो ये देखें कि हमने सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, दूसरा हमने तरतीब से लिखने हैं। तरतीब का मतलब ये है कि इनमें देखें सबसे छोटा कौन है वो 3 है, तो 3 सबसे पहले आएगा। उसके बाद बड़ा 7 है, 7 आएगा। अब 7 देखें 2 दफ़ा आ रहा है, तो 7 हमने 1 टाइम लिखना है। ये 3 बातें होंगी, ठीक। 11 13 ये सारे हमने नंबर लिख दिए, तरतीब से लिख दिए। जो 2 दफ़ा आ रहे थे हमने 1 दफ़ा लिख दिए। अब बात आ गई, अब हम ए यूनियन बी तो निकाल लिया, अब निकालना है कॉम्प्लीमेंट। जब भी किसी भी वैल्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आया होगा ना, तो आप उसका मतलब होता है यू माइनस जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आया हुआ। ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो यू माइनस ए। अगर बी कॉम्प्लीमेंट हो तो हम क्या लिखेंगे यू माइनस बी। अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो हो गया यू माइनस किसका, पूरे ए यूनियन बी का। ये मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट का। तो कॉम्प्लीमेंट में यू माइनस ए यूनियन बी लिखा, तो पहले यू का सेट लिखा, माइनस ए यूनियन बी का जो आंसर था वो ये निकला था, तो ये सारा एज इट इज़ लिख दिया। अब जब हमने माइनस करना होता है तो माइनस में मेरी एक स्टेटमेंट याद रखना, पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दूसरे में ना हो। पहला सेट ये है, पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखें जो दूसरे में ना हो। अब 1 दूसरे में नहीं है तो 1 लिखेंगे, 2 दूसरे में नहीं है तो 2 लिखेंगे, 3 तो है दूसरे में तो 3 नहीं लिखेंगे, 4 5 6 लिखेंगे। अब 7 है दूसरे में तो 7 नहीं लिखेंगे, फिर 8 9 10 लिखेंगे। फिर 11 दूसरे में था, 11 को छोड़ के 12 लिखेंगे। फिर 13 था तो 13 नहीं लिखेंगे, 14 लिखेंगे। फिर 15 भी है पहले सेट के अंदर, क्योंकि ये तो तरतीब से चल रहा है ना 1 से 21 तक। फिर इन सारों को छोड़ के बाकी जो बचेंगे ना वो हम लिखते जाएंगे 18 20। तो ये हमारा आंसर आया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरी साइड राइट साइड देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट है यू माइनस ए। यही होता है ना यू माइनस ए, तो पहले यू का सेट लिखें माइनस ए का सेट लिखें। तर लाइन वही, पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में ना हो। अब पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में नहीं है, तो वो देखें कौन कौन से होंगे। वो आपके पास होंगे 1 नहीं है दूसरे में, 2 दूसरे में नहीं है, 3 है दूसरे में ना, ये देखो 3 है दूसरे में तो 3 नहीं लिखेंगे, 4 5 6 सेम वही पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में ना हो वो लिख देने। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यू माइनस बी होता है, यू का सेट लिखा माइनस बी का सेट लिखा। तो अब पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिख दें जो दूसरे में ना हो। ठीक है, दूसरे वाले सारे कट कर दें, बाकी बचे हुए लिख दें। अब ये जो आंसर निकला बी कॉम्प्लीमेंट का और ये जो आंसर निकला ए कॉम्प्लीमेंट का, इसका अब हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है।
तो पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखें, फिर इंटरसेक्शन का साइन डाल के जो बी कॉम्प्लीमेंट निकला ये वाला ये लिखें। अब इसमें देखें इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना। अब कॉमन वैल्यूज कौन सी हैं? वो 1 है, 2 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है, 14 है, ठीक है। इसके बाद 18 है, और उसके बाद 18, 19, 20 आता है ना, तो यहाँ पे 20 भी है कॉमन। तो ये हमारे पास आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो अब ये वाला आंसर देखें और ये वाला आंसर देखें, क्या सेम नहीं है? 1 2 4 5 6 8 9 10 12 14 18 20 है ना, दोनों सेम है ना। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल हो गई, ये साबित करना था हमने। अब इसी तरह इसका जो बी पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन का, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ आर्टिकल इज 5000, डिस्काउंट ऑन आर्टिकल इज 30%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। अब देखें 5000 की कोई चीज़ खरीदी है आप लोगों ने, 5000 की कोई चीज़ दुकान पे लगी हुई थी, उसकी कीमत उस पे लिखी हुई थी 5000। दुकानदार कहता है कि जी मैं आपको इस पे 30% डिस्काउंट दूंगा। तो बताएं फिर वो आप कितने की खरीदेंगे? तो सिंपल सबसे पहले हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं। 5000 पर जो डिस्काउंट था वो 30% था, तो इसका मतलब ये होता है कि 5000 को ज़रब दें 30 से। यहाँ जहाँ परसेंटेज का साइन हो उसका मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। तो 100 पे डिवाइड कर दें, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से काट दें, तो यहाँ ऊपर बच गया 50 और इधर बच गया 30। 50 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 1500। 1500 है डिस्काउंट प्राइस, मतलब आपको डिस्काउंट 1500 रुपये का मिलेगा 5000 रुपये से। तो आपने खरीदनी अब कितने की है? तो 5000 में से 1500 को माइनस कर दें तो आपको मिलेगी 3500 रुपये की वो। तो वो जो सेलिंग प्राइस है ना जिसमें वो बेच रहा है दुकानदार, वो 3500 रुपये की बेच रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट भी आपका सेट वाले चैप्टर में से आएगा। एक सेट दिया गया है ए बी सी डी, बी सेट दिया गया है ए ई आई, और सी सेट दिया गया है ई सी जी एच। वेरीफाई करना है एसोसिएटेड लॉ। अब एसोसिएटेड लॉ को वेरीफाई करते हैं। तो एसोसिएटेड लॉ क्या होता है? ए यूनियन बी यूनियन सी, बी बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू। अब यहाँ देखें इक्वल से पहले हमने बी और सी को ब्रैकेट में डाला है, इक्वल की दूसरी साइड पर ए और बी को ब्रैकेट में डालेंगे, फिर इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें ये वाली। पहले ए था तो ए का सेट लिखें, फिर इंटरसेक्शन, फिर पूरी ये ब्रैकेट लिख दें। ब्रैकेट में पहले कौन है? बी है, तो बी का सेट लिखें, फिर इसके बाद इंटरसेक्शन, फिर सी का सेट लिखें, ब्रैकेट क्लोज कर दें जैसे ये क्लोज है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में दो सेट, उनके दरमियान इंटरसेक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब उनमें कॉमन वैल्यूज देखनी है, तो वो कॉमन वैल्यू हमारे पास ई है, तो ये ई आ जाएगा। ये वाली जो वैल्यू है ये एज इट इज आ जाएगी। अब इस वैल्यू में देखें कॉमन कौन है? इस वैल्यू में कुछ कॉमन है? कोई भी कॉमन नहीं है, तो खाली सेट या तो इस तरह लिख दो या आप इसको इस तरह लिख दो, खाली सेट। इसी तरह अगर इसकी राइट साइड करें तो राइट साइड में देखें पहले ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में, बाद में सी इंटरसेक्ट हो रहा है, तो पहले ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू लिखें, फिर इंटरसेक्शन सी लिखें। अब ब्रैकेट में इसको सॉल्व करें, इस ब्रैकेट को, इसमें देखो कोई कॉमन है तो उसमें ए कॉमन है, इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ये सेट एज इट इज उतार दे। अब इन दो में कॉमन देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो खाली सेट। तो पहले का भी आंसर खाली सेट आया था, दूसरे का आंसर भी खाली सेट आया था। डन। आगे क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 5 था ना, उसका बी पार्ट है, वो आपका ये चैप्टर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर या सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम फाइंड करना, एरिया फाइंड करना, ये वाला चैप्टर था आपका। कहता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करके दें जबकि आपको रेडियस दिया होगा 5.6। बेटा इसमें ना आपको सबसे पहले आपका फार्मूला याद होना चाहिए। जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है ना, उसका फार्मूला होता है 4πr²। याद कर लो, लिख लो इसको बार बार, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का नाम दे के। अब आपको जब फार्मूला याद हो जाएगा तो अब मुश्किल काम कोई नहीं है, आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। आर उसने आपको दिया हुआ है 5.6, और पाई की वैल्यू आपको पता होती है अप्रॉक्सीमेटली 22/7 होती है। तो फार्मूला क्या था जी? एस था, फिर उसके बाद कौन था? 4 था, पाई की जगह पर 22/7 लिखा,
r की जगह पर हमने 5.6 का स्क्वायर डाल दिया। अब 4 एंड 22/7 एज इट इज, 5.6 के स्क्वायर का मतलब होता है 5.6 को 2 दफा मल्टीप्लाई करना। स्क्वायर है ना, तो 2 दफा करेंगे। कटिंग पहले इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर ऐसा करो 4 को 22 को और इसको मल्टीप्लाई करो, जो जवाब आए उस पर 7 को डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 394.21। अब निकालना क्या था, एरिया निकालना था ना, तो जो यूनिट यहाँ दिया हो ना सेंटीमीटर, वही यूनिट लिखकर स्क्वायर डाल देना है, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में मेजर किया जाता है। ये लाजमी लिखना है, अगर यूनिट ना लिखा ना तो आपके मार्क्स कटेंगे इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, फाइंड द जनरल टर्म। एक तो जनरल टर्म निकालो एंड द फिफ्थ वन, और पांचवी टर्म भी निकाल के दो। सीक्वेंस में, सीक्वेंस क्या है, 2 4 6 8 का सीक्वेंस है आपके पास। अब याद रखिएगा, अब जब भी मेरे बेटा आपको सीक्वेंस देंगे ना, तो जो पहली वैल्यू होती है ना उसको हम ए या A1 कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको एक डी की जरूरत पड़ेगी, डिफरेंस की। अब डी क्या होता है, जो सेकंड वैल्यू है ना उसमें से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करते हैं। सेकंड वैल्यू इज 4, माइनस करेंगे फर्स्ट वैल्यू, तो डी हमारे पास आ जाएगा 2। अब A1 फर्स्ट वैल्यू जो कि 2 है, डी हमारे पास क्या है 4 माइनस 2 जो कि 2 है। अब मेरे बेटा अपना अरेथमेटिक मीन के, अरेथमेटिक सीक्वेंस के लिए ना ये फार्मूला याद कर लो। ए एन इक्वल होता है A1 प्लस n माइनस 1 और डी। इसको लिखो बैठ के, ये कुछ फार्मूलाज हैं, 3 से 4 फार्मूला, यही आपके पेपरों में बार बार रिपीट होंगे, तो इनको मेरा बेटा लिख लो एक दफ़ा बैठ के। अब वैल्यूज पुट करते हैं। A1 की वैल्यू 2 है, 2 लिखी। n तो हमें नहीं पता, n माइनस 1 एज इट इज। d की वैल्यू हमने 2 निकाली थी, d की जगह 2 लिखा। अब बेटा ये 2 ना n से पहले आके मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 2 प्लस तो एज इट इज 2 n से मल्टीप्लाई हुआ तो 2n बना, 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 बना। अब ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, प्लस का 2 और माइनस का 2 कट गए, तो सिर्फ क्या बचा, 2n बचा। ये तो निकल आई जर्नल टर्म, इसको क्या बोलेंगे, जर्नल टर्म बोलेंगे। अब वो कहता था पांचवी टर्म भी निकाल के दो। पांचवी टर्म का मतलब है n की वैल्यू 5 है, तो जहां जहां आपको n नजर आ रहा है वहां पे 5 लिख दो। तो अब देखो, अब आपके पास जनरल टर्म बनी थी n इज इक्वल टू 2n, ये बनी थी ना। n की जगह आपने क्या पुट करना है, 5 पुट करना है, तो a इस n की जगह आ गया 5, इस n की जगह आ गया 5। अब A5 क्या हो गया, 5 2 10। तो अब देखो यहाँ पे भी देखो, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद क्या होना चाहिए, 10। ये पांचवी टर्म है ना, तो 10 जवाब आएगा हमारा। इसका बी पार्ट है आपके पास बेटा, x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 4 हो तो x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब फाइंड करके दें। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, आपने इसको देखना। x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू अगर 4 हो तो x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब फाइंड करके दें, ये सवाल है उसका। प्लस 4 है तो एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। आपने ना यहाँ लिखना है टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स डन। अब जो x प्लस 1 ओवर एक्स था, इधर भी इसका क्यूब ले लें, और जो 4 था इधर भी इसका क्यूब ले लें। अब देखिएगा, फार्मूला आपको एक पता होना चाहिए, x प्लस वाई का अगर होल क्यूब हो तो वो इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस 3xy, फिर ब्रैकेट में x प्लस वाई और लास्ट में y का क्यूब। ये एक फार्मूला होता है। अब हमारे पास x की जगह तो x ही है, लेकिन y की जगह कौन है, 1 ओवर एक्स है, तो y की जगह 1 ओवर एक्स लिखते जाएं। जहां जहां y लिख रहा मिला है ना, वहां पे 1 ओवर एक्स लिखते जाएं। तो लिखें, देखिए एक्स क्यूब ये वाला, फिर प्लस 3x ये वाला, और y की जगह हमने क्या लिखना था, 1 ओवर एक्स लिखना था। फिर x प्लस वाई की जगह दोबारा हमने 1 ओवर एक्स लिखा, और लास्ट में ये जो y क्यूब था इसकी जगह भी 1 ओवर एक्स का क्यूब लिखेंगे। 4 का क्यूब लो तो वो बनता है 64,
क्योंकि 4 को अगर 3 दफ़ा ज़रब दें ना तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। अब देखें ये x और ये x तो कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 3 बचा हुआ है। और देखें x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू क्या थी, 4 थी। तो जहाँ x प्लस वन ओवर एक्स लिखा है वहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर क्या आ गई 3 इज इक्वल टू 64। अब सवाल देखें क्या है आपका, वो है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। इसका मतलब है मुझे ये वाला एक्स क्यूब चाहिए और ये 1 ओवर एक्स क्यूब चाहिए, ये नंबर नहीं चाहिए यहाँ पे। तो 4 3 ज़ार हो क्या रहा है, 12 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो जो चाहिए वो यहीं रखो, जो कि मुझे ये दो वैल्यूज चाहिए थी, मुझे ये 12 नहीं चाहिए था। 4 3 ज़ार 12, तो 12 प्लस हो रहा था, इस साइड पे आके माइनस का 12 हो गया। तो इसका आंसर आ गया 52। तो एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 52 आएगा। ठीक है मेरे बेटा, तो ये आपके पास 52 आ गया। तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक करना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, दोबारा से एक और पेपर हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट ए पार्ट है, अगर 50 and 3/4 किलोग्राम ऑफ राइस इज टू बी पैक्ड इक्वली इन 5.5 किलोग्राम, हाफ को मतलब 1/2 हाफ होता है। आपके पास ना समझ लें, इमेजिन करते हैं हम लोग कि एक बोरी है जिसमें 50 किलो से थोड़े से ज़्यादा चावल है, और अब उस बोरी में से या उस गट्टू में से आपने क्या करने हैं, 5.5 किलो के पैकेट भरने हैं। तो बताएं आप कितने पैकेट भरेंगे। ठीक है, तो जो बड़ी वैल्यू है ना 50 वाली, उसमें से ये 5.5 किलो वाली डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करोगे आपके पास पैकेट्स निकल आएंगे। तो आप कहोगे जो टोटल मैस ऑफ राइस, या उर्दू मीडियम वाले कहेंगे चावल की कुल मलकियत। तो चावल की कुल, सॉरी, कीमत, कीमत नहीं लिखेंगे, मिकदार असल वर्ड होता है, चावल की कुल मिकदार लिख दें। तो वो है 50 and 3/4 kg। मैस ऑफ ईच पैकेट, तो हर एक पैकेट की जो मिकदार है वो क्या होगी, 5 and 1/2 होगी। नंबर ऑफ पैकेट्स पैक्ड, कितने नंबर ऑफ पैकेट्स पैक होंगे, तो हमने क्या क्या डिसाइड किया था कि हम डिवाइड करेंगे। तो जो वैल्यू पहली दी गई थी, इसको और इसको आपस में डिवाइड कर दो। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि पहले 50 को 4 से मल्टीप्लाई करो जो कि 200 बनेगा, 200 में 3 जमा कर दो, 203 ओवर 4 ये एज इट इज़। फिर डिवाइडेड बाय 5, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 10, 10 प्लस 1 इज 11/2। अब क्या करें आप लोग इनकी कटिंग कर लें, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 बचा। तो ऊपर बचा 203, और ये वाला 2 जब 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 22 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड कर लो। आप डिवाइड पता है ना, 203 तकसीम क्या करेंगे, 22 करेंगे। अब 22 जोन से 9 ज़ार कितना होता है, 18, 1 कैरी टू 9 ज़ार 18 और 19। तो 22 9 ज़ार बनता है 198। अगर माइनस करेंगे तो बचेगा 5। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ये वाला 9, फिर जो बची हुई वैल्यू होती है वो ऊपर लिखते हैं, जो डिवाइड होता है वो नीचे लिखते हैं। तो 9 and 5/2 2, ये वाला आंसर है आपका। ठीक है, तो इतने पैकेट्स, तकरीबन 9 से थोड़ा ज़्यादा है ना, तो समझ लो 10 पैकेट्स आपके टोटल बनेंगे। अब इसी का बी पार्ट देखें। अब कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड द अप्रोक्सीमेशन एरर। जो तखमीनी कीमत का दुरुस्त कीमत से पहले तो मुवाजना करें, फिर आपने तखमीनी गलती भी मालूम करनी है। आपके पास सवाल ये दिया गया है कि 330 ज़रब कर रहा है 7.62 से, और फिर तकसीम हो रहा है 2.53 से। तो 330 को तो चेंज करेंगे नहीं, ये तो पूरा नंबर है, तो 330 तो आ गया वैसे का वैसे। अब 7.62 जो सा है, 7.62, अब इशारे के बाद जो वैल्यू 50 से बड़ी है, तो हम 7 को तकरीबन 8 अप्रोक्सीमेट करेंगे। इसी तरह 2.35 में 53 50 से बड़ा है, तो ये 3 को हम 2 को हम 3 कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास एक्यूरेट वैल्यूज़ हैं, और ये हमारे पास है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो कि 3 और 8 है। पहले ना इस 330 की जगह पर ये 330,
और 7.62 की जगह पर 8 जो कि अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकाली है, और इसकी जगह पर हम 3 इस तरह डिवाइड कर लेते हैं। पहले इन दो को मल्टीप्लाई करो तो 2400, फिर 3 तकसीम होगा तो बनेगा 800। ये वैल्यू बनी है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटेड। अब हम करते हैं एक्यूरेट। एक्यूरेट में इन दो को एज इट इज़ मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आएगा, और 2.53 उस पर डिवाइड कर दो तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ये है एक्यूरेट। अब याद रखिएगा मेरे बेटा, हमेशा जब भी अप्रोक्सीमेशन एरर निकालनी होती है ना, तो एक्यूरेट एरर से हम अप्रोक्सीमेशन एरर, एक्यूरेट वैल्यू से, अपने यहाँ पे वैल्यू का वर्ड लिखना है, एक्यूरेट वैल्यू से अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को हम माइनस करते हैं। अब एक्यूरेटेड वैल्यू आपके पास कौन सी थी बेटा? वो थी 800, और सॉरी हाँ 993.9। फिर माइनस किसको किया? आपने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को जो कि 800 थी। अब इन दोनों को जब माइनस करोगे तो आंसर आएगा 193.9। डन। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट आएगा, जैसे मैंने पहले बताया, ये आएगा आपका सेम उससे सेट वाले चैप्टर से। अब वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ये साबित करना है। अब यू का सेट आपको दे दिया, और 1 2 से लेकर 21 तक, और ए का सेट दिया है और बी का सेट दिया है। अभी हमने सेम ऐसा क्वेश्चन किया, लेकिन वो यूनियन के लिहाज से किया था, और नहीं सेम यही क्वेश्चन था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था। तो अब आप लोग इसी क्वेश्चन को दोबारा से एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करो, ताकि हाथ खुले आप लोगों का। आगे है बी, इफ 150 शर्ट कैन बी स्टिच्ड ऑन 6 स्विंग मशीन इन अ डे। बेटा 150 शर्ट सिलाई होती हैं 6 मशीनों से एक दिन के अंदर, ठीक है। हाउ मैनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू स्टिच 225 शर्ट्स इन अ डे। तो एक दिन में 225 शर्टें अगर सिलाई करनी हो तो बताएं कितनी मशीनें आपको ज़रूरत पड़ेंगी। सवाल समझ लो। अब सवाल समझ लिया तो अब देखते हैं, हम करते हैं इसको सॉल्व। आप इसको इस तरह ना, आपको मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, आपने इस तरह करना। देखो अब आपके पास टोटल शर्ट्स कितनी है, आपने ना यहाँ पे हेडिंग डालनी है एक शर्ट्स की, फिर आपने यहाँ पे हेडिंग डालनी है मशीन्स की, ठीक है। मशीन्स, अब शर्ट देखें कितनी थी, 150 थी, और कितनी मशीनें उसमें लग रही थी, 6 मशीनें लग रही थी। अब वो कहते हैं भाई जी, अगर 225 शर्टें सिलाई करनी हो तो मशीनें कितनी होंगी, आपने एक्स सेलेक्ट कर लेना। फर्ज करो एक्स मशीनें थी। इसमें हमेशा आपने इस तरीके से निशान लगाना, एक्स से ऊपर की तरफ तीर लेके जाना है। एक्स वाली वैल्यू में एज इट इज़ पहले आपने सबसे पहला काम यही करना है। अब हमने कंपैरिजन करना है दूसरे इस शर्ट वाले के साथ। देखो 6 मशीनें अगर 150 शर्टें सीती हैं तो 225 शर्टें सीने के लिए मशीनें ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए? अब शर्टें आपने बढ़ा दी हैं, ज़ाहिर बात है मशीनें हमें ज़्यादा चाहिए होंगी। देखो अगर शर्टें ज़्यादा की हैं तो मशीनें भी ज़्यादा हो रही हैं, तो ये है डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं, या तनासब रास्त बोलते हैं। तनासब रास्त में एक चीज़ बढ़ जाए तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती होती है, दोनों के तीर बिल्कुल सेम रहेंगे। अब इसको लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम जहाँ से तीर शुरू हो रहा होता है वो पहले वैल्यू लिखते हैं एक्स ऊपर, और जहाँ पर ये तीर का निशान होता है ये वैल्यू हमेशा नीचे लिखी जाती है। फिर इक्वल का निशान डालना है। अब देखो तीर शुरू कहाँ से हुआ था, 225 से, ये ऊपर आएगा और 150 नीचे आएगा। अब इसकी कटिंग करनी है, कटिंग करनी है, कटिंग करो। अब 225 बटा 150, अब 6 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपके पास 6 की कटिंग होती है, इसमें होती है बिल्कुल। तो हम 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार हो गया 12। अब 15 में से 12 चला जाए तो बनता है 3, 3 बन के 0 से मिलेगा तो 30, तो 6 5 ज़ार 30, ये हो गया 25। अब 25 इस पे भी 225 पे भी तकसीम होता है तो वो 9 पर होता है। तो हाँ एक्स का जो जवाब आ रहा है 9, इसका मतलब हमें 9 मशीनें चाहिए। तो अब देखो आप लोगों ने यहाँ तक जो पहले आप लोगों ने ये वाला काम कर लेना है, ये काम करके
फिर उसके बाद आपने यहाँ से क्वेश्चन शुरू करना। यहाँ से शुरू करोगे तो टोटल आपके पास ये देखें 9 मशीनें बनती हैं कटिंग कर करा के, ठीक है। जो आपको मेथड इजी लगता है, ये वाला इजी लगता है इससे करो, ये वाला इजी लग रहा है यहाँ से कर लो। अब 5 का ए पार्ट भी आपका सेट वाले चैप्टर से होगा। अब देखें यहाँ पर उसने एक सेट दिया है आपको ए जो कि 0 है, उसमें जो एलिमेंट है वो कौन है, सिर्फ 0 है, बी 0 1 है, सी खाली सेट है। तो शो कर दें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी अलग से, ए यूनियन सी अलग से, और ये वाला जो इंटरसेक्शन है वो सेंटर में। ये साबित करना है। तो पहले आप अपनी लेफ्ट साइड ले लें। लेफ्ट साइड ये है, ए की जगह पर ए का सेट, फिर यूनियन, फिर ब्रैकेट डालें ये वाली, फिर बी की जगह पर बी का सेट डालें, फिर इंटरसेक्शन, फिर सी की जगह पर सी का सेट डालें। अब ये यूनियन, अब इन दोनों में देखें कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, ये तो आ गया आपके पास खाली सेट। अब इन दो के अंदर यूनियन देखें जो कि कौन है, यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, सारे एलिमेंट्स में है ही 0 एलिमेंट तो सिर्फ 0 लिखेंगे। अब आप उठा लो अपनी राइट साइड ये वाली, ठीक है, ये राइट साइड लिखी। अब पहले देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का आंसर देखो ना, ए कौन है, खाली सेट है, और बी कौन है, 0 1, तो ए यूनियन बी का आंसर आ गया ए यूनियन बी को पहले आप अलग से कर लो, ये लिखो ए यूनियन बी, तो ए की जगह ए का सेट, फिर यूनियन, फिर बी की जगह बी का सेट। अब यूनियन निकालना हो तो सारे लिखने होते हैं, जो 2 दफ़ा आ रहा हो उसको 1 दफ़ा लिखना होता है, तो 0 2 दफ़ा आ रहा था, 1 दफ़ा लिखा और साथ 1 लिखा, तरतीब से लिखने होते हैं, 0 पहले 1 बाद में। अब ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। ए का सेट है खाली सेट, और 0 वाला, और सी है हमारे पास एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट। अब इन दोनों का यूनियन लें तो हमारे पास 0 आंसर आएगा। अब ये वाली जो ब्रैकेट है ए यूनियन बी और ये जो ए यूनियन सी है, ये आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। जब इंटरसेक्शन लेंगे इन दोनों का, तो ए यूनियन बी का तो आंसर आ गया था 0 1, फिर ये इंटरसेक्शन का साइन, फिर ए यूनियन सी का आंसर आया था 0। अब इन दोनों के अंदर कॉमन लेना है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो वो 0 कॉमन है। तो अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट होगा वो आपका ये एरिया वाले चैप्टर में से आएगा। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जल्दी से बताएं क्या होता था, 4 पाई आर स्क्वायर होता था, यही 5.6 वाली वैल्यू थी, अभी हमने की है। तो सिंपल, आर की वैल्यू आपको पता है, 20 पाई की वैल्यू 22/7 है। फार्मूला जल्दी से बोलें क्या होता था, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब सेम वही 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे आप लोग, तो क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करना है, आपको दिया गया है ए एन इज इक्वल टू 2n-7, ए एन इज इक्वल टू 2n-7 है, ए एन इज इक्वल टू 2n-7। तो अब सीक्वेंस फाइंड करना है ना, अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करना है, तो आप पहले n की वैल्यू 1 पुट करो, फिर n की वैल्यू 2 पुट करो, ये तरतीब निकल आएगी, 3 पुट करो। इस सीक्वेंस के अंदर करना है जो कि 2n-7 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो सिंपल इसको सामने रख लो, पहले n की जगह 1 पुट करो और इस n की जगह भी 1 पुट करो। अब 2 1 ज़र क्या हो जाएगा 2, बाद में कौन था -7 एज इट इज, 2 - 7 बनता है -5। अब n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो n की जगह 2 पुट किया, यहाँ पे भी 2 पुट किया, तो 2 2 ज़र क्या हो गया 4 -7, 4 - 7 -3। अब 3 पुट करो, n की जगह 3 पुट किया, इधर भी 3 पुट किया, 3 2 ज़र क्या हुआ 6, फिर -7, 6 - 7 इज -4। तो सीक्वेंस बन रहा है -3 -5 -3 1, और इस तरह चलता जाएगा, डॉट लगा देने आप, ठीक है मेरे बेटा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट आपका, एवेल्युएट 109 का होल स्क्वायर बाय यूजिंग फार्मूला। अब फार्मूला आपको पता है बेटा, फार्मूला क्या होता था कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल होता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब जो 109 है ना, आप इसको यूं लिख लो 100 - 9, बाहर स्क्वायर था तो बाहर स्क्वायर लो।
अब जो 100 है ना वो एज ए एक्ट करेगा, और जो बी है वो 9, ठीक है। तो ए की जगह हम लिखेंगे 100, बी की जगह लिखेंगे 9। तो ए की जगह ए है तो 100 उसका स्केयर था, फार्मूले के लिहाज से स्केयर लिखा, +2 आ रहा है उसके बाद, फिर ए आया तो ए की जगह 100, और साथ ये प्लस नहीं डालना, ये मिस्टेक वैसे लिखा मल्टीप्लाई करना, साथ उसके बाद बी था तो बी की जगह हमने 9 लिखा, फिर प्लस, फिर बी की जगह कौन था, 9 था, तो 9 का ये स्केयर ले लिया, स्केयर ले लिया। अब 100 का स्केयर लो तो वो बनता है 10,000। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 9 2 ज़ार 18, 18 जब 100 से ज़रा होगा तो 1800। 9 का स्केयर लो तो वो 81 बनता है। अब इन सबको जमा कर दो। अब 10,000 में ये जमा होगा तो सेम ये जब ऐड करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये सिंपल आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट था। इसी तरह एक और को हमारे पास पार्ट है, एक और पेपर है, मॉडल पेपर के जी क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है। जिशान वांट्स टू फिल 137.4 लीटर ऑफ पेट्रोल इन बॉटल्स, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स इफ। अब वही बात आ गई ना, जिशान ने 137.5 लीटर पेट्रोल है उसके पास, और उसने बोतलों में डालना है, तो कितनी बोतलें लगेंगी उसकी, ठीक है। और उसने अगर वो नहीं, आगे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है। अगर उसने ना एक बोतल में 5.5 लीटर डालना हो तो, अब हर बोतल की जो कैपेसिटी है वो 5.5 लीटर है। टोटल पेट्रोल कितना था, 137.5। जब 137.5 है, 5.5 लीटर भरना है, तो हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे ना। तो 137.5 पर 5.5 को तकसीम कर दे, तो टोटल कितना आ गया, 25 बोतलें हो गई। टोटल कितनी होगी, 25 बोतलें। ये कब था, जब 5.5 लीटर उसने भरना था। अगर 5.5 की जगह 6.5 लीटर भरने लग जाए तो फिर बताओ कितनी बोतलें होंगी। फिर सेम वही काम, 137.5 पे ना अब 6.25 को, 6.25 है वो तकसीम करना। 137.5 पे 6.25 तकसीम करो तो 22 बोतलें। अगर 5.5 लीटर की बोतलें भरनी है तो वो भरी जाएंगी 25। अगर 6.25 लीटर की बोतलें भरनी है तो वो भरी जाएंगी 22, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया इसका। उर्दू मीडियम वाले इस तरह कर लें इसको। अब दोबारा इसका बी पार्ट देखें। कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद एक्यूरेट वैल्यू एंड आंसर फाइंड द अप्रोक्सीमेशन एरर। अब ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपके उसमें। अब देखें इन सब वैल्यूज़ की, इन ये जो 3 वैल्यूज़ हैं, सॉरी ये 2 वैल्यूज़, नीचे तो पूरे पूरे नंबर है ना, इनको तो नहीं चेंज करना। इन 2 वैल्यूज़ की पहले अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। 28.35। अब 0.35 50 से छोटा है तो 28 एज इट इज़ लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन 30.15 है तो ये भी 15 50 से छोटा है तो ये 30 एज इट इज़ आएगा। हाँ, अब ये देखो 4598, इसकी भी अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। 4598 459 सॉरी 3। अब ये 45 के बाद 2 नंबर देखें, वो 93 93 है, जो कि 50 से बड़ा है। तो इस 5 को ना, ये जो 5 है इसको हम 6 कर देंगे तो 4600। अब ये 3690 है, तो 3690 है ना, तो आखिरी वाले 2 देखो 90 है, 50 से बड़ा है, तो इस 6 को हम 7 कर देंगे 3700। तो चारों की हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ले ली। तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसकी जगह पर हमने 28 लिख दिया, इसकी जगह पर हमने 30 लिख दिया, इसकी जगह पर हमने 4600 लिख दिया, इसकी जगह पर हमने 3700 लिख दिया। इन दोनों को जमा करो, इन दोनों को माइनस करो। अब 58 पर 900 को डिवाइड करो तो ये आ गया। अब ये है आपके पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए सेम वही क्वेश्चन लिखो जो क्वेश्चन दिया हुआ है। इन 2 वैल्यूज को ऐड करो तो आपके पास आंसर ये आया, इनको माइनस करो तो ये आंसर है। अब इन दोनों को डिवाइड करो तो आंसर आ रहा है 0.067। फार्मूला आपने याद कर लिया है, एक्यूरेट वैल्यू में से अप्रोक्सीमेशन वैल्यू माइनस करनी होती है।
अब एक्यूरेट वैल्यू तो आपके पास ये है, ये वाली 0.647, और अप्रॉक्सीमेटेड कौन है ये। अब इनको माइनस करोगे तो 0.003 आंसर आएगा, 0003। ये हमारे पास एरर है, तखमीनी गलती। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट देखें। वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन इफ ए दिया हो 1 2 3 से 15 तक, बी दिया हो 6 7 8 6 8 12 6 8 10 12 से 20 तक, 6 के बाद सारे जुफ्त तादाद। अब लेना क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ये होता है कि ए इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ए का सेट दिया हुआ है, बी का सेट दिया हुआ है, तो ये वाला लॉ लगा दें। अब पहले हम लगाएंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए का सेट लिखकर इंटरसेक्शन बी का सेट लिखें। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ कॉमन वैल्यूज। अब कॉमन वैल्यूज आपके पास, अब देखो ये तो तरतीब से चल रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 15 तक, तो जाहिर बात है 6 इसमें भी है इसमें भी है तो 6 कॉमन है, 8 भी दोनों में है तो 8 कॉमन है, 10 भी दोनों में है, 15 से छोटा है ना तो 10 भी आएगा, 12 भी आएगा, 14 भी आएगा। उससे आगे कोई कॉमन नहीं है क्योंकि 15 इसमें है इसमें नहीं है, 16 इसमें है 15 वाले सेट में नहीं है, तो हमारे पास आंसर आएगा 6 8 10 12 14। अब बी इंटरसेक्शन लें तो बी को पहले लिखें, ए को बाद में लिखें, कॉमन तो वही आएंगे ना, 6 8 10 12 14, तो ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा। अब इसका एक और बी पार्ट देखें। कॉस्ट प्राइस ऑफ कार 4,80,000 रुपये, ठीक है। द सेल प्राइस 3,20,000। अब 4,80,000 रुपये की जी कार खरीदी और 3,80,000 रुपये की बेच दी, फाइन 3,20,000 रुपये की। अब सोचो 4,80,000 की ली है और 3,20 में बेच दी है, फाइंड द लॉस परसेंटेज। जाहिर बात है उसने नुकसान खाया है ना, तो पहले तो लॉस निकाल लो कि कितना निकाला, तो 4,80 में से 3,20 निकाल दो, 4,80 में से 3,20 निकाला तो 1,60,000 रुपये का बेचारे ने नुकसान खा लिया। अब लेकिन वो सवाल पूछ रहा है नुकसान नहीं, नुकसान परसेंटेज बताओ, लॉस की जो परसेंटेज है वो बताओ। तो फार्मूला याद रखना, लॉस जितने में खरीदी है कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई पे परसेंटेज है तो 100 लिखो। लॉस कितना हुआ था 1,60 का, खरीदी कितनी थी 4,20 की, और ज़रब क्या कर देना 100, 2 ज़ीरो काट दो इन दो के साथ, ये 2 ज़ीरो काट दो ये 16 वाले के साथ, ऊपर बचेगा 1600, तकसीम कर दो 42, तो हमारे पास आंसर आता है 33 पॉइंट। या इस तरह की कटिंग कर दो तो 16 1 जार 16 होता है, 16 3 जार 42 होता है, तो ये 1/3 लिख कर 100 लिख दो, क्योंकि ये 2 ज़ीरो तो बच रही है ना, तो ये 2 ज़ीरो तो आएंगे, या तो 2 ज़ीरो, ये 4 ज़ीरो से काट के फिर ये 100 रख दो, वो जैसे आपका दिल करे कैलकुलेशन के लिए। डन। 33.3% उसने नुकसान खाया बेचारे ने। अब 5 का ए पार्ट देखें। एक सेट दिया गया ए बी सी, बी सेट दिया गया बी डी एफ, और सी सेट दिया गया ए एफ सी। शो करना है आपने कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। अब देखें कि अगर आप क्या करते हो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लेते हो पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले ए का सेट लिखो, फिर यूनियन था यूनियन डालो, फिर ये वाली ब्रैकेट डालो, फिर बी की जगह पर पूरा बी का सेट लिखो, फिर ये यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा, ये इंटरसेक्शन है, फिर सी की जगह पर सी का सेट डालो, तो ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो रही है तो आप ये ब्रैकेट अपनी क्लोज करो। अब आपने इसको सॉल्व करना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, कॉमन तो सिर्फ एफ है, तो एफ हमारे पास जवाब आ गया, ए बी सी एज इट इज आ गया। अब ए बी सी में और एफ में यूनियन है तो आंसर आएगा ए बी सी एफ। ठीक है जी, लेफ्ट साइड तो हो गई डन। अब बात आ गई राइट साइड की, उसमें ए यूनियन बी और ए यूनियन सी है। पहले ए यूनियन बी निकाल लो, ए का सेट यूनियन बी का सेट,
यूनियन का मतलब सारे लिखने हैं, तो ए बी सी डी एफ सारे लिखे जाएंगे, तरतीब से लिखे जाएंगे, ए पहले, बी बाद में, सी उसके बाद। ठीक है, 2 दफ़ा आ रहा है जो उसको 1 दफ़ा लिखेंगे। इसी तरह ए यूनियन सी, ए का सेट यूनियन सी का सेट, तरतीब से लिखो, यूनियन है ना, सारे लिखने हैं, तरतीब से लिखने हैं, जो 2 दफ़ा आ रहे हैं 1 दफ़ा लिखे जाएंगे, तो वो ए बी सी एफ है। तो ए यूनियन बी का और ए यूनियन सी के आंसर हम निकाल चुके, जो कि ये थे और ये थे। अब इन दो के दरमियान में है इंटरसेक्शन, ये देखें इंटरसेक्शन है दोनों ब्रैकेट के दरमियान में। तो हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, मतलब ए यूनियन बी का आंसर, फिर ये वाला इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी का आंसर। अब इनमें आ रहा है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन वैल्यू, जो कि ए है, बी है, सी है और एफ है, तो ए बी सी एफ। तो ये वाला ए बी सी एफ देखें और ये वाला आंसर देखें ए बी सी एफ, दोनों के आंसर सेम आ गए ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। इसी का बेटा जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 था, इसका बी पार्ट आपका वही जैसे मैं बता रहा था कि जो एरिया फाइंड करने, एंगल फाइंड करने, इन चैप्टर में से हम। अब ये क्वेश्चन है, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 36, एक्स जोन है ना वो 36 है। क्यों एक्स मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपने ये फार्मूला याद करना है। आर्क लेंथ या कोस की लंबाई इक्वल होती है, जिसको हम एल कहते हैं, वो इक्वल होती है एक्स ओवर 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। तो जो एंगल दिया होगा ना वो हमेशा एक्स होगा। आर इज 15 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ आपको 15 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द आर्क लेंथ, ये जो एल है ना, ये जो आर्क लेंथ है, ये फाइंड करके दे। अब आप सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करो। देखिए एक्स की जगह तो आ गया ये वाला 36, 360 नंबर था एज इट इज, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू या तो 22/7 लिख दो या 3.14 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया 15 आ गया। अब 15 को, 3.14 को, 2 को और 36 को मल्टीप्लाई करो, जो जवाब आए उस पर 360 डिवाइड कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा। अब सिर्फ आर्क लेंथ है तो सिर्फ सेंटीमीटर लिख दो, सेंटीमीटर भी क्यों, क्योंकि रेडियस में सेंटीमीटर दिया गया था। यूनिट लाजमी लिखना है, बार बार कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट देखें। फाइंड द जनरल टर्म एंड फिफ्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस 2 4 6 8। ये अभी हम लोगों ने किया, ठीक है। 2 4 6 8 मैंने समझाया था। पहला कौन होता है, A1, डी निकालना है, 4 में से 2 निकालो, तो 2 जो सा है वो डी बन जाएगा। फार्मूला आपको पता है, ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस A1 प्लस एन माइनस 1 डी। वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करो, जनरल टर्म निकल आएगी। जनरल टर्म निकलने के बाद 5वीं निकालनी है, तो एन की जगह आपने 5 पुट कर देना। ये अभी हमने किया था, ठीक है। एक और क्यूब का आ गया, पहले हमने 4 के लिहाज से किया था, 5 के लिहाज से कर लेते हैं। अब मैं आपको दोबारा से एक क्वेश्चन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं। x प्लस 1/x उसने दिया हुआ है आपको 5, क्यूब फाइंड करने हैं। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मेथड वही वाला फॉलो करना है जो पिछले मैंने करवाया। इधर भी क्यूब ले लिया, इधर भी क्यूब ले लिया। अब पहले का है एक्स क्यूब प्लस 3x, फिर ब्रैकेट में 1/x, फिर ये दोनों x प्लस होगा 1/x से, और लास्ट में 1/x का होल क्यूब आ गया, और इक्वल टू 5 का क्यूब क्या होता है 125। 5 5 25, 25 5 125। ये x कट गए, एक्स क्यूब प्लस 3, और ये जो x प्लस 1/x है ना, उसकी जगह हमने लिखना है 5, क्योंकि ये 5 के इक्वल था। और आगे क्या बचा, 1/x की पावर 3 इक्वल टू 125। मुझे चाहिए, ये देखें क्यूब और ये भी क्यूब, मुझे ये 15 जो है ना, 5 3 15, ये नहीं चाहिए इधर। तो जो चाहिए वो लिख लेता हूँ, और जो नहीं चाहिए उसको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करता हूँ। प्लस का 15 इधर आके माइनस का 15 हो गया। 125 में से 15 निकाल दो, तो अब बताओ क्या बनता है, ये बनता है 110। डन। तो हमारे पास जो जवाब बनेगा वो कितना बनेगा, 110। इसको आगे कल 15 125 पे तक नहीं माइनस होगा ना उधर जाके, तो 110 बनेगा। आप सेम यही वाला पैटर्न कर लेना जो मैंने किया, ठीक है बेटा।
जी तो बेटा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और अगले पेपर का जो उसका ए पार्ट देखें कि अगर 58.5 kg of rice is to be packed equally in 6.5 kg packets, then how many packets of rice will be packed? अब जी 58.5 किलो की राइस की एक गट्टू है, बोरी है आपके पास और 6.5 किलो के पैकेट्स में पैकिंग करनी है आपने। तो सोचें कि कितने पैकेट्स आप बनाएंगे इन चावलों के। तो बताएं क्या करते थे, डिवाइड करते थे ना। तो अब डिवाइड करने के लिए आपको आप पहले लिख दो टोटल वेट ऑफ राइस या चावलों का कुल वजन कितना हो गया 58 एंड 1/2। इसको फ्रैक्शन में कर लें पहले, क्योंकि ये मखलूत कसर है, कंपाउंड फ्रैक्शन है। तो 58 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 116 प्लस 1 क्या होगा 117/2। अब वेट ऑफ वन पैकेट वो कितना था 6 1/2। तो 2 6 से मल्टीप्लाई हुआ 12 12 प्लस 1 13/2। करना क्या था मेरे बेटा, डिवाइड करना था। तो इस वैल्यू से वो 117/2 से डिवाइड कर दें 13/2। अब डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये वैल्यूज उल्ट हो जाती हैं। 2 ऊपर चला जाएगा 13 नीचे आ जाएगा, तो 2 ऊपर 13 नीचे। अब कटिंग कर दो, 2 की 2 के साथ कर दो और 117 को 13 के साथ डिवाइड कर दो तो 9। टोटल कितने पैकेट्स बनेंगे बेटा आपके, 9 पैकेट्स बनेंगे। डन। आगे देखिए एक और क्वेश्चन है आपके पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू का। ये अभी हम लोगों ने किया है, ठीक है। 133 था और 8.95 है, तो 8.95 को हम 9 कंसीडर करेंगे। नहीं ये नहीं किया, देखो 133 जो सा है, इसको 133 को आप 130 बना लो, 9.58 को आप 9 बना लो, क्योंकि 995 है ना, तो वो 50 से बड़ा है तो 8 9 बन जाएगा। 5.36 है तो 36 50 से छोटा है तो 5 5 ही रहेगा। अब 133 को आपने 130 बनाया था और इसको आपने 9 बनाया था और इसको आपने 5 बनाया था। इन दोनों को ऐड करो 139 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आता है 27.8। ये है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब आप एक्यूरेट सेम वही क्वेश्चन लिख लें जो क्वेश्चन था। इन दोनों को ऐड करें, ऐड करने के बाद तो ये डिवाइड करें तो आंसर आता है 26। अब आपने फार्मूला याद किया हुआ है। फार्मूला क्या था, एक्यूरेट वैल्यू में से माइनस करते होते थे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू इज 26, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इज 27.8। तो जब माइनस करेंगे 27 बड़ा है तो माइनस का साइन रहेगा, तो आंसर आएगा 1.8 माइनस करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट देखें बेटा। अब एक ए सेट दिया गया है 1 2 3 4, बी सेट दिया गया है 3 4 6 7 और सी सेट आपको दिया गया है 1 2 6 7 8। वेरीफाई आपने करना है ये वाली वैल्यू, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद इंटरसेक्शन है ये। पहले दो ब्रैकेट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को ब्रैकेट में डालो, फिर सी। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लें आप लोग, लेफ्ट हैंड साइड ली है आप लोगों ने। तो अब पहले ब्रैकेट लगाएं ये वाली, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेना पहले, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। पहले ए का सेट लिखा, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी का सेट लिखा। अब इंटरसेक्शन में क्या करते थे, कॉमन लेते थे, जो कि 4 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो 3 और 4 लिख दो। ए इंटरसेक्शन बी डन हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया था 3 4, ये लिखें। फिर इंटरसेक्शन डाल के फिर सी का सेट लिख दें। अब इनमें देखें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो खाली सेट रहेगा। अब बात करते हैं राइट साइड की। राइट साइड क्या थी, बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में था, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, बी का सेट इंटरसेक्शन सी का सेट। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो वो 6 और 7 है, 6 7 आ गए। फिर ए के साथ इंटरसेक्शन कर दें, ए का सेट लिखें और बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया था 6 और 7। अब अगर इन दो में आप कॉमन लेंगे तो वो कुछ भी नहीं है, तो वो क्या आएगा, खाली सेट आएगा। तो इसका भी खाली सेट आया लेफ्ट साइड का, और राइट साइड का भी खाली सेट आया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, यही हमने साबित करना था। इसका इसी क्वेश्चन का बी पार्ट देखें बेटा। आपके पास ना
1440 आदमी हैड सफिशिएंट फूड फॉर 32 डेज इन अ कैंप। एक कैंप में 32 दिन तक इतने आदमी हैं, उनके लिए खाना पूरा। हाउ मैनी मैन मे लीव द कैंप। कितने आदमी उस कैंप को छोड़ के जाएं सो दैट द सेम फूड इज सफिशिएंट। वही फूड जो उनसे कितने आदमी छोड़ जाएं 40 दिन के लिए। पहले कितना था 32 दिन, अब 40 दिन के लिए वही खाना कितने दिन तक चल सकता है, ओ कितने आदमियों के लिए यूज हो सकता है। पहले आदमी कितने, एक 1440। अब सवाल देखें, हम ना ऑप्शन बना लेते हैं इसके। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूं ताकि आपको क्वेश्चन नजर आता रहे। आदमियों के पास कैंप में 32 दिन के लिए काफी खुराक थी। अब कौन है जी, 1440 आदमी थे ना, तो आदमी दिन, आदमियों की तादाद होगी, दिनों की तादाद होगी, खुराक की बात हो रही है। ठीक है। when the ration is increased by 1 and 1/2 टाइम, और इतना टाइम इंक्रीज हो भी जाए, हाँ ये तीसरी चीज भी दी हुई है उसने। तो हम बात करते हैं आदमियों की, दिनों की तादाद कितने, पहले 32 दिन थे, और खुराक, खुराक है एक, पहले एक थी क्योंकि वो देखे ना, हाँ खुराक, अब खुराक को, पहले तो खुराक सिर्फ एक ही थी ना, अब उस खुराक को एक से बढ़ा दिया, 1.5 कर दिया। ठीक है, हाफ टाइम बढ़ा दिया। तो ये हमने बना दिया आदमियों की तादाद, दिनों की तादाद और खुराक। अब दोबारा समझें इसको कि 32 दिनों के लिए 1440 आदमी थे, तो खुराक सिर्फ एक ही थी, एक ही खुराक थी। अब उसी खुराक को 1/1/2 बढ़ा दिया। 1/1/2 का मतलब 2 1 से मल्टीप्लाई 2, और उसमें 1 ऐड कर दो तो 3/2, इतनी खुराक बढ़ा दी है। दिन कर दिए हैं 40। अब बताओ कितने आदमी छोड़ के जाएं, अब ये सवाल है। अब जहां पर x है ना, जो आपने फर्ज किया है x, सबसे पहले उसका निशान तीर का इसी तरह लगाते होते हैं। अब आदमियों की तादाद और पहले दिनों का कंपैरिजन करते हैं। सोचें कि 32 दिनों में 1440 आदमी थे, और 40 दिनों के अंदर तो क्या होगा, अगर दिन बढ़ा दें तो आदमियों की तादाद क्या होगी, कम होगी ना, कम हो जाएगी आदमियों की तादाद। दिन बढ़ गए हैं ना, अब 40 दिन बढ़ाए हैं, तो वही खुराक है। मिसाल के, मैं एक मिसाल से समझाता हूँ कि फर्ज करो हम कहते हैं 100 गट्टू पड़े हुए थे गंदम के, वो खुराक के थे, या कोई भी खुराक पड़ी हुई थी 100 गट्टुओं की। पहले 32 दिनों में उनको खाना था 1440 बंदों ने। अब 32 दिनों से कर दिए 40 दिन, तो जाहिर बात है मुझे बंदे कम करने पड़ेंगे ताकि मैं वो 100 गट्टू पूरे कर सकूं। बंदे कम करूंगा, 40 दिन बढ़ गया, मैं अब मैंने खुराक 32 से 40 दिन चलानी है, तो मुझे बंदे कम करने पड़ेंगे ताकि वो खुराक 40 दिन तक चल सके। तो अब मैंने देखो दिन बढ़ गए ना 40, तो बंदे क्या करने पड़ रहे हैं, कम करने पड़ रहे हैं। दिन बढ़ रहे हैं, एक चीज बढ़ रही है, बंदे कम हो रहे हैं, दूसरी चीज कम हो रही है। एक चीज बढ़े दूसरी कम हो, इसको बोलते हैं तनासब माकूस, इनवर्स वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स के अंदर अगर तीर आपने इस तरह लगाया हुआ था, तो अब इस इनवर्स में तीर की डायरेक्शन चेंज करेंगे। अब दोबारा से यही आदमियों की तादाद का और खुराक का कंपैरिजन करते हैं। पहले जी खुराक तो सिर्फ एक थी, आदमी थे 440। अब खुराक बढ़ा दी है, जाहिर बात है खुराक बढ़ाई है, थोड़ी सी बढ़ाई है खुराक, तो जाहिर बात है आदमी मुझे कम करने हैं। ठीक है, तो ये भी आपस में क्या रहेंगे, इनवर्स वेरिएशन में रहेंगे। अब इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, सबसे पहले जहां से तीर शुरू हो रहा होता है उसको हम पहले लिखते हैं, एक्स वाली वैल्यू पहले लिखते हैं। तो एक्स ऊपर, तीर का निशान जहां पर है वो वैल्यू नीचे लिखी जाती है। एक्स वाली वैल्यू लिखकर फिर इक्वल का निशान डालते हैं। उसके बाद आपकी मर्जी, इन दोनों में से जिस मर्जी को पहले लिख दो, आपकी मर्जी है वो। तो इसमें देखें, तो तीर शुरू कहाँ से हो रहा है, 32 से, तो 32 ऊपर आएगा। तीर का निशान किस साइड पर है, 40 पे, तो 40 नीचे आएगा। इसी तरह तीर शुरू कहाँ से हुआ, 1 से, तो 1 ऊपर आएगा।
निशान कहाँ पर है? 3/2 पे है तो वो नीचे आएगा 3/2। अब इसको सॉल्व कर लो। ये 32/40 एज इट इज। अब ये 1 के नीचे 3 और 2 है, तो अब इसको रेसिप्रोकल कर दो। डिवाइड के नीचे डिवाइड हो रहा हो तो वो मल्टीप्लाई होता है, 2 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ये 1440 इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, एक्स अकेला बच गया। अब जब हम इसकी सारे की कटिंग कर लेंगे ना, तो हमारे पास जो अब आदमी बनेंगे वो कितने बनेंगे? 768, 768 आदमी। सारी बात है, आदमी कम करने हैं, तो पूछ रहा था कितने कम होंगे, तो 768 बंदे कम होंगे। तो टोटल बंदे बच कितने जाएंगे? अब आप बचने के लिए आप ये बता दो कि एक 1440 थे, 768 को हमने बाहर निकाल दिया, तो टोटल जो बंदे बच गए ना कैंप के अंदर, वो बच गए 672 आदमी बच गए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट वही सेट वाला है। सेम यही क्वेश्चन अभी हमने किया है। ए का सेट 0, बी का सेट 0 1, सी का सेट खाली। तो यही हमने यूनियन इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन किया है। इसको एक दफ़ा आप दो लोग वीडियो रोक के देख लें और एक दफ़ा प्रैक्टिस भी कर लें। इसका बी पार्ट देखें। द वाटर लेवल इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। अब सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसका रेडियस है 0.5 और उसका जो वाटर लेवल है ना वो 1.4 मीटर है। इफ अ स्फेरिकल सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन अ वाटर। कोई भी आपने एक सॉलिड चीज उठाई, सॉलिड कुछ भी, लकड़ी का पटा या कुछ भी सॉलिड चीज हो, उसको आपने उस पानी में डुबो दिया। द वाटर लेवल राइज 0.3 मीटर। पहले 1.4 था, अब 0.3 मीटर और ऊपर चला गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है आपने। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला पता है ना, क्या होता था? हमें तरतीब से शुरू करते हैं। वाटर लेवल जो सा सिलेंड्रिकल कंटेनर का था, पहले जो उसकी वाइट वाटर लेवल ना जो हाइट थी वो 1.4 मीटर थी, और उसको जो सिलेंडर है ना, उस सिलेंडर का जो कंटेनर है, जो उसका रेडियस है वो 0.5 मीटर है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कंटेनर फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। अभी हम सिर्फ पहले केस को देख रहे हैं, वो जो 0.3 बड़ा है ना उसको नहीं देख रहे अभी। तो वॉल्यूम निकालना है तो पाई की वैल्यू लिखी 3.14, आर की वैल्यू जो कि 0.5 दी गई थी, उसका स्केयर है तो ऊपर स्केयर लेंगे। एच हाइट कितनी दी हुई थी, जो लेवल था उसका वो 1.4 था। अब पहले 0.4 का स्केयर लो, 0.4 को 0.4 से 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 1.4 से और 3.14 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आएगा 1.099। अब जी वॉल्यूम जो, जब हमने कोई ऑब्जेक्ट उसमें डाला था ना, डुबोया था, तो अब उसका लेवल बढ़ गया था। लेवल कितना बढ़ा था? वो बढ़ा था 0.3 मीटर। अब पहले हमने पहले उसका लेवल कितना था? 1.4। अब 0.3 बढ़ गया, तो 1.4 में 0.3 ऐड कर दो तो वो बन गया 1.7। अब दोबारा वॉल्यूम निकालते हैं, फार्मूला वही लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आ गई 3.14, आर की वैल्यू 0.5, उसका स्क्वायर। अब हाइट कितनी बन गई थी? वो 1.7, क्योंकि अब तो डुबो के ऊंचा हो गया था ना, तो वो बना था 1.7। अब इसके लिहाज से वॉल्यूम निकालें, 0.5 का स्क्वायर लो, 1.7 से मल्टीप्लाई करो, 3.14 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आंसर आ गया। पहले जो वॉल्यूम था वो ये था, अब वॉल्यूम कितना आ गया आपके पास? ये वाला आ गया, मीटर क्यूब आएगा वॉल्यूम में। ठीक है। अब डिफरेंस कितना निकला बेटा हमारे पास? अब डिफरेंस V2 में से V1, जाहिर बात है ज़्यादा में से कम को माइनस करना है, तो V2 माइनस V1, तो डिफरेंस आ गया 0.2355 का। ठीक है। तो 0.2355 हमारे पास मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट है। मतलब उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकल आएगा उसमें से, जो उसमें डुबोया था आपने। अब क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट देखें। अ राइटर रोट 120 वर्ड ऑन फर्स्ट डे,
240 वर्ड्स ऑन सेकंड, 480 वर्ड्स ऑन थर्ड डे। पहले 120 लफ्ज लिखता है, फिर 240, फिर 480। इफ द नंबर ऑफ रिटन वर्ड आर इंक्रीज इन द सेम पैटर्न, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड रोट ऑन द 10 डेज। तो 10 दिनों में वो कितने वर्ड्स लिख लेगा, 10वें दिन वो कितने वर्ड लिखेगा। देखो पहले दिन 120, फिर बढ़ गया 240, फिर 480, इस तरह। तो 10वें दिन क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो सिलसिला हमारे पास जो सीक्वेंस बना वो 120, 240, 480 का था। अब हमने इसमें निकालना है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब जब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस निकालना होता है ना, तो उसमें हमें सबसे पहले एक तो A1 चाहिए होता है, ये जो कि पहली वैल्यू हमारे पास A1 है। हमें R चाहिए होता है। डी में तो हम क्या करते थे, सेकंड में फर्स्ट वाला माइनस करते थे, लेकिन आर में जो सेकंड है उसमें फर्स्ट वाला डिवाइड करते हैं। जब इसको आप डिवाइड करोगे ना 120 को 240 पे, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2। ए मैंने आपको बताया था वो फर्स्ट वैल्यू होती है, जिसको A1 भी कहते हैं। एन 10 है, क्योंकि वो 10 पूछ रहा है 10 दिन तक, 10वें दिन क्या होगा, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 10। अब आप लोगों ने ना फार्मूला लिखना, फार्मूला लिखें ए एन इज इक्वल टू A1 आर की पावर n माइनस 1। A1 आपके पास 120, आर की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 10 माइनस 1। 122, 10 में से 1 निकाला तो 9 बचा, तो 122 की पावर 9 512 होती है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर। तो बेटा 10वें दिन ना वो 61,440 वर्ड लिखेगा। इसी का बी पार्ट है बेटा आपके पास, डिवीजन करनी है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। तो इसको मैं करता हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा। आपने क्या करना है कि जो वैल्यू पहले दी हुई है ना, जो कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, इस पर डिवाइड करना है किसको, एक्स माइनस वाई को। अब सोचिए ये जो x है ना, इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब बने, तो मुझे इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एक्स क्यूब बनेगा। तो हमने नंबर डिसाइड किया कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर जो लिखा ना मैंने, अब एक्स स्क्वायर पहले एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना जी, एक्स की पावर 3। यही एक्स स्क्वायर जब माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसके नीचे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे वाई क्यूब के नीचे वाई क्यूब ही लिखना है। तो अब इसके अलावा एक्स स्क्वायर वाई कहीं नहीं था, तो मैंने उसको साइड पे टिकाने लगा दिया। माइनस करते हैं, ये प्लस हुआ, ये साइन चेंज था, माइनस है तो ये भी प्लस हो गया, तो ये तो कट गए। ठीक है, अब यही प्लस वाली वैल्यू पहले उतार लेते हैं। अब प्लस वाली वैल्यू उतारूंगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, अब इसके बाद ये माइनस वाई नीचे उतरेगा, माइनस वाई क्यूब। अब सोचे मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर यही आए, एक्स स्क्वायर वाई आए। पहला कौन है, x है ना, x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर एक्स स्क्वायर वाई आए। तो इसका मतलब मुझे एक x चाहिए और एक y चाहिए, तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा। तो अब यहाँ पर आएगा प्लस एक्स और y। अब ये एक्स वाई जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। अब ये जो एक्स वाई है जब y से मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई जब माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स अकेला, y 2 थे तो वाई स्क्वायर आ गया। तो उसको मैं साइड पे लिख दूंगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। माइनस करता हूँ, यहाँ साइन चेंज किया प्लस का, यहाँ पे भी साइन चेंज किया प्लस का, सेम कट गए। तो अब कौन आएगा नीचे, ये पहले एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब नीचे उतर आया। अब दोबारा देखें, इस एक्स से किसको मल्टीप्लाई करूं कि ये वाली वैल्यू बन जाए। तो x से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि x वाई स्क्वायर बने, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वाई स्क्वायर। तो अब मैंने प्लस वाई स्क्वायर डिसाइड किया यहाँ पर। अब वाई स्क्वायर जब x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई स्क्वायर आ गया। अब माइनस वाई और प्लस वाई स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस वाई क्यूब आया। अब साइन चेंज हुए दोनों के, ये कट गए तो आंसर 0 और रिमाइंडर 0। तो हमारे पास आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है मेरे बेटा जी। तो बेटा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है,
और अगले पेपर का जो उसका ए पार्ट देखें कि अगर 58.5 kg of rice is to be packed equally in 6.5 kg packets, then how many packets of rice will be packed? अब जी 58.5 किलो की राइस की एक गट्टू है, बोरी है आपके पास, और 6.5 किलो के पैकेट्स में पैकिंग करनी है आपने। तो सोचें कि कितने पैकेट्स आप बनाएंगे चावलों के। तो बताएं क्या करते थे, डिवाइड करते थे ना। तो अब डिवाइड करने के लिए आपको आप पहले लिख दो टोटल वेट ऑफ राइस या चावलों का कुल वजन कितना हो गया 58 एंड 1/2। इसको फ्रैक्शन में कर लें पहले, क्योंकि ये मखलूत कसर है, कंपाउंड फ्रैक्शन है। तो 58 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 116 प्लस 1 क्या होगा 117/2। अब वेट ऑफ वन पैकेट वो कितना था 6 1/2। तो 2 6 से मल्टीप्लाई हुआ 12 12 प्लस 1 13/2। करना क्या था मेरे बेटा, डिवाइड करना था। तो इस वैल्यू से वो 117/2 से डिवाइड कर दे 13/2। अब डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये वैल्यूज उल्ट हो जाती हैं। 2 ऊपर चला जाएगा 13 नीचे आ जाएगा, तो 2 ऊपर 13 नीचे। अब कटिंग कर दो, 2 की 2 के साथ कर दो और 117 को 13 के साथ डिवाइड कर दो तो 9। टोटल कितने पैकेट्स बनेंगे बेटा आपके, 9 पैकेट्स बनेंगे। डन। आगे देखिए एक और क्वेश्चन है आपके पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू का। ये अभी हम लोगों ने किया है, ठीक है। 133 था, 8.95 है, तो 8.95 को हम 9 कंसीडर करेंगे। नहीं ये नहीं, क्या देखो 133 जोन सा है, इसको 133 को आप 130 बना लो, 9.58 को आप 9 बना लो, क्योंकि 995 है ना, तो वो 50 से बड़ा है तो 8 9 बन जाएगा। 5.36 है तो 36 50 से छोटा है तो 5 5 ही रहेगा। अब 133 को आपने 130 बनाया था, और इसको आपने 9 बनाया था, और इसको आपने 5 बनाया था। इन दोनों को ऐड करो 139 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आता है 27.8। ये है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब आप एक्यूरेट सेम वही क्वेश्चन लिख लें जो क्वेश्चन था, इन दोनों को ऐड करें, ऐड करने के बाद ये डिवाइड करें तो आंसर आता है 26। अब आपने फार्मूला याद किया हुआ है, फार्मूला क्या था, एक्यूरेट वैल्यू में से माइनस करते होते थे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू इज 26, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इज 27.8। तो जब माइनस करेंगे 27 बड़ा है तो माइनस का साइन रहेगा, तो आंसर आएगा 1.8 माइनस करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट देखें बेटा। अब एक ए सेट दिया गया है 1 2 3 4, बी सेट दिया गया है 3 4 6 7, और सी सेट आपको दिया गया है 1 2 6 7 8। वेरीफाई आपने करना है ये वाली वैल्यू, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद इंटरसेक्शन है ये। पहले दो ब्रैकेट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को ब्रैकेट में डालो, फिर सी। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लें आप लोग, लेफ्ट हैंड साइड ली है आप लोगों ने। तो अब पहले ब्रैकेट लगाएं ये वाली, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेना पहले, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। पहले ए का सेट लिखा, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी का सेट लिखा। अब इंटरसेक्शन में क्या करते थे, कॉमन लेते थे, जो कि 4 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो 3 और 4 लिख दो। ए इंटरसेक्शन बी डन हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया था 3 4, ये लिखें, फिर इंटरसेक्शन डाल के फिर सी का सेट लिख दें। अब इनमें देखें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो खाली सेट रहेगा। अब बात करते हैं राइट साइड की। राइट साइड क्या थी, बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में था, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, बी का सेट इंटरसेक्शन सी का सेट। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो वो 6 और 7 है, 6 7 आ गए। फिर ए के साथ इंटरसेक्शन कर दें, ए का सेट लिखें, और बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया था 6 और 7। अब अगर इन दो में आप कॉमन लेंगे तो वो कुछ भी नहीं है, तो वो क्या आएगा, खाली सेट आएगा। तो इसका भी खाली सेट आया लेफ्ट साइड का, और राइट साइड का भी खाली सेट आया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, यही हमने साबित करना था। इसका इसी क्वेश्चन का बी पार्ट देखें बेटा। आपके पास ना
1440 आदमी हैड सफिशिएंट फूड फॉर 32 डेज इन अ कैंप। एक कैंप में 32 दिन तक इतने आदमी हैं, उनके लिए खाना पूरा। हाउ मैनी मैन मे लीव द कैंप। कितने आदमी उस कैंप को छोड़ के जाएं, सो दैट द सेम फूड इज सफिशिएंट। वही फूड जो उनसे कितने आदमी छोड़ जाएं 40 दिन के लिए। पहले कितना था, 32 दिन। अब 40 दिन के लिए वही खाना कितने दिन तक चल सकता है, ओ कितने आदमियों के लिए यूज हो सकता है। पहले आदमी कितने, एक 1440। अब सवाल देखें, हम ना ऑप्शन बना लेते हैं इसके। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूं ताकि आपको क्वेश्चन नजर आता रहे। आदमियों के पास कैंप में 32 दिन के लिए काफी खुराक थी। अब कौन है जी, 1440 आदमी थे ना, तो आदमी दिन, आदमियों की तादाद होगी, दिनों की तादाद होगी, खुराक की बात हो रही है। ठीक है। when the ration is increased by 1 and 1 by 2 टाइम, और इतना टाइम इंक्रीज हो भी जाए, हाँ ये तीसरी चीज भी दी हुई है उसने। तो हम बात करते हैं आदमियों की, दिनों की तादाद कि कितने, पहले 32 दिन थे, और खुराक, खुराक है एक, पहले एक थी क्योंकि वो देखे ना, हाँ खुराक, अब खुराक को, पहले तो खुराक सिर्फ एक ही थी ना, अब उस खुराक को एक से बढ़ा दिया, 1.5 कर दिया। ठीक है, हाफ टाइम बढ़ा दिया। तो ये हमने बना दिया आदमियों की तादाद, दिनों की तादाद और खुराक। अब दोबारा समझें इसको कि 32 दिनों के लिए 1440 आदमी थे, तो खुराक सिर्फ एक ही थी, एक ही खुराक थी। अब उसी खुराक को 1 and 1 by 2 बढ़ा दिया। 1 and 1 by 2 का मतलब 2 1 से मल्टीप्लाई 2, और उसमें 1 ऐड कर दो तो 3/2, इतनी खुराक बढ़ा दी है। दिन कर दिए हैं 40। अब बताओ कितने आदमी छोड़ के जाएं। अब ये सवाल है। अब जहां पर x है ना, जो आपने फर्ज किया है x, सबसे पहले उसका निशान तीर का इसी तरह लगाते होते हैं। अब आदमियों की तादाद और पहले दिनों का कंपैरिजन करते हैं। सोचें कि 32 दिनों में 1440 आदमी थे, और 40 दिनों के अंदर तो क्या होगा, अगर दिन बढ़ा दें तो आदमियों की तादाद क्या होगी, कम होगी ना, कम हो जाएगी आदमियों की तादाद। दिन बढ़ गए हैं ना, अब 40 दिन बढ़ाए हैं, तो वही खुराक है। मिसाल के, मैं एक मिसाल से समझाता हूँ कि फर्ज करो हम कहते हैं 100 गट्टू पड़े हुए थे गंदम के, वो खुराक के थे, कोई भी खुराक पड़ी हुई थी 100 गट्टुओं की। पहले 32 दिनों में उनको खाना था 1440 बंदों ने। अब 32 दिनों से कर दिए 40 दिन, तो जाहिर बात है मुझे बंदे कम करने पड़ेंगे ताकि मैं वो 100 गट्टू पूरे कर सकूं। बंदे कम करूंगा, 40 दिन बढ़ गए, मैं अब मैंने खुराक 32 से 40 दिन चलानी है, तो मुझे बंदे कम करने पड़ेंगे ताकि वो खुराक 40 दिन तक चल सके। तो अब मैंने देखो दिन बढ़ गए ना 40, तो बंदे क्या करने पड़ रहे हैं, कम करने पड़ रहे हैं। दिन बढ़ रहे हैं, एक चीज बढ़ रही है, बंदे कम हो रहे हैं, दूसरी चीज कम हो रही है। एक चीज बढ़े दूसरी कम हो, इसको बोलते हैं तनासब माकूस, इनवर्स वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स के अंदर अगर तीर आपने इस तरह लगाया हुआ था, तो अब इस इनवर्स में तीर की डायरेक्शन चेंज करेंगे। अब दोबारा से यही आदमियों की तादाद का और खुराक का कंपैरिजन करते हैं। पहले जी खुराक तो सिर्फ एक थी, आदमी थे 440। अब खुराक बढ़ा दी है, जाहिर बात है खुराक बढ़ाई है, थोड़ी सी बढ़ाई है खुराक, तो जाहिर बात है आदमी मुझे कम करने हैं। ठीक है, तो ये भी आपस में क्या रहेंगे, इनवर्स वेरिएशन में रहेंगे। अब इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, सबसे पहले जहां से तीर शुरू हो रहा होता है उसको हम पहले लिखते हैं, एक्स वाली वैल्यू पहले लिखते हैं। तो एक्स ऊपर, तीर का निशान जहां पर है वो वैल्यू नीचे लिखी जाती है। एक्स वाली वैल्यू लिखकर फिर इक्वल का निशान डालते हैं। उसके बाद आपकी मर्जी, इन दोनों में से जिस मर्जी को पहले लिख दो, आपकी मर्जी है वो। तो इसमें देखें, तो तीर शुरू कहाँ से हो रहा है, 32 से, तो 32 ऊपर आएगा। तीर का निशान किस साइड पर है, 40 पे, तो 40 नीचे आएगा। इसी तरह तीर शुरू कहाँ से हुआ, 1 से, तो 1 ऊपर आएगा।
निशान कहाँ पर है? 3/2 पे है तो वो नीचे आएगा 3/2। अब इसको सॉल्व कर लो। ये 32/40 एज इट इज। अब ये 1 के नीचे 3 और 2 है, तो अब इसको रेसिप्रोकल कर दो। डिवाइड के नीचे डिवाइड हो रहा हो तो वो मल्टीप्लाई होता है, 2 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ये 1440 इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, एक्स अकेला बच गया। अब जब हम इसकी सारे की कटिंग कर लेंगे ना, तो हमारे पास जो अब आदमी बनेंगे वो कितने बनेंगे? 768, 768 आदमी। सारी बात है, आदमी कम करने हैं, तो पूछ रहा था कितने कम होंगे, तो 768 बंदे कम होंगे। तो टोटल बंदे बच कितने जाएंगे? अब आप बचने के लिए आप ये बता दो कि एक 1440 थे, 768 को हमने बाहर निकाल दिया, तो टोटल जो बंदे बच गए ना कैंप के अंदर, वो बच गए 672 आदमी बच गए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट वही सेट वाला है, सेम यही क्वेश्चन अभी हमने किया है। ए का सेट 0, बी का सेट 0 1, सी का सेट खाली। तो यही हमने यूनियन इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन किया है। इसको एक दफ़ा आप दो लोग वीडियो रोक के देख लें और एक दफ़ा प्रैक्टिस भी कर लें। इसका बी पार्ट देखें। द वाटर लेवल इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। अब सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसका रेडियस है 0.5 और उसका जो वाटर लेवल है ना वो 1.4 मीटर है। इफ अ स्फेरिकल सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन अ वाटर। कोई भी आपने एक सॉलिड चीज उठाई, सॉलिड कुछ भी, लकड़ी का पटा या कुछ भी सॉलिड चीज हो, उसको आपने उस पानी में डुबो दिया। द वाटर लेवल राइज 0.3 मीटर। पहले 1.4 था, अब 0.3 मीटर और ऊपर चला गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है आपने। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला पता है ना, क्या होता था? हमें तरतीब से शुरू करते हैं। वाटर लेवल जो सा सिलेंड्रिकल कंटेनर का था, पहले जो उसकी वाइट वाटर लेवल ना जो हाइट थी वो 1.4 मीटर थी, और उसको जो सिलेंडर है ना, उस सिलेंडर का जो कंटेनर है, जो उसका रेडियस है वो 0.5 मीटर है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कंटेनर फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। अभी हम सिर्फ पहले केस को देख रहे हैं, वो जो 0.3 बड़ा है ना उसको नहीं देख रहे अभी। तो वॉल्यूम निकालना है तो पाई की वैल्यू लिखी 3.14, आर की वैल्यू जो कि 0.5 दी गई थी, उसका स्केयर है तो ऊपर स्केयर लेंगे। एच हाइट कितनी दी हुई थी, जो लेवल था उसका वो 1.4 था। अब पहले 0.4 का स्केयर लो, 0.4 को 0.4 से 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 1.4 से और 3.14 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आएगा 1.099। अब जी वॉल्यूम जो, जब हमने कोई ऑब्जेक्ट उसमें डाला था ना, डुबोया था, तो अब उसका लेवल बढ़ गया था। लेवल कितना बढ़ा था? वो बढ़ा था 0.3 मीटर। अब पहले हमने पहले उसका लेवल कितना था? 1.4। अब 0.3 बढ़ गया है, तो 1.4 में 0.3 ऐड कर दो तो वो बन गया 1.7। अब दोबारा वॉल्यूम निकालते हैं, फार्मूला वही लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आ गई 3.14, आर की वैल्यू 0.5, उसका स्क्वायर। अब हाइट कितनी बन गई थी? वो 1.7, क्योंकि अब तो डुबो के ऊंचा हो गया था ना, तो वो बना था 1.7। अब इसके लिहाज से वॉल्यूम निकालें, 0.5 का स्क्वायर लो, 1.7 से मल्टीप्लाई करो, 3.14 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आंसर आ गया। पहले जो वॉल्यूम था वो ये था, अब वॉल्यूम कितना आ गया आपके पास? ये वाला आ गया, मीटर क्यूब आएगा वॉल्यूम में। ठीक है, अब डिफरेंस कितना निकला बेटा हमारे पास? अब डिफरेंस V2 में से V1, जाहिर बात है ज़्यादा में से कम को माइनस करना है, तो V2 माइनस V1, तो डिफरेंस आ गया 0.2355 का। ठीक है, तो 0.2355 हमारे पास मीटर क्यूब ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट है। मतलब उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकल आएगा उसमें से, जो उसमें डुबोया था आपने। अब क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट देखें। अ राइटर रोट 120 वर्ड ऑन फर्स्ट डे,
240 वर्ड्स ऑन सेकेंड, 480 वर्ड्स ऑन थर्ड डे। पहले 120 लफ्ज़ लिखता है, फिर 240, फिर 480। If the number of written word are increase in the same pattern, find the number of word wrote on the 10 days। तो 10 दिनों में वो कितने वर्ड्स लिख लेगा, 10वें दिन वो कितने वर्ड लिखेगा। देखो पहले दिन 120, फिर बढ़ गया 240, फिर 480, इस तरह। तो 10वें दिन क्या होगा ये पूछना चाह रहा है। तो सिलसिला हमारे पास जो सीक्वेंस बना वो 120, 240, 480 का था। अब हमने इसमें निकालना है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब जब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस निकालना होता है ना, तो उसमें हमें सबसे पहले एक तो A1 चाहिए होता है, ये जो कि पहली वैल्यू हमारे पास A1 है। हमें R चाहिए होता है। D में तो हम क्या करते थे, सेकंड में फर्स्ट वाला माइनस करते थे, लेकिन R में जो सेकंड है उसमें फर्स्ट वाला डिवाइड करते हैं। जब इसको आप डिवाइड करोगे ना 120 को 240 पे, तो R की वैल्यू आ जाएगी 2। ए मैंने आपको बताया था वो फर्स्ट वैल्यू होती है, जिसको A1 भी कहते हैं। एन 10 है, क्योंकि वो 10 पूछ रहा है 10 दिन तक, 10वें दिन क्या होगा, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 10। अब आप लोगों ने ना फार्मूला लिखना, फार्मूला लिखें an इज इक्वल टू A1 R की पावर n माइनस 1। A1 आपके पास 120, R की वैल्यू 2, n की वैल्यू 10 माइनस 1। 122, 10 में से 1 निकाला तो 9 बचा, तो 122 की पावर 9 512 होती है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर। तो बेटा 10वें दिन ना वो 61,440 वर्ड लिखेगा। इसी का बी पार्ट है बेटा आपके पास, डिवीजन करनी है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। तो इसको मैं करता हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा। आपने क्या करना है कि जो वैल्यू पहले दी हुई है ना, जो कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, इस पर डिवाइड करना है किसको, एक्स माइनस वाई को। अब सोचिए ये जो x है ना, इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब बने, तो मुझे इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो x क्यूब बनेगा। तो हमने नंबर डिसाइड किया कि x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर जो लिखा है ना मैंने, अब x स्क्वायर पहले x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना जी, x की पावर 3। यही x स्क्वायर जब माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसके नीचे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे वाई क्यूब के नीचे वाई क्यूब ही लिखना है। तो अब इसके अलावा एक्स स्क्वायर वाई कहीं नहीं था, तो मैंने उसको साइड पे टिकाने लगा दिया। माइनस करते हैं, ये प्लस हुआ, ये साइन चेंज था, माइनस है तो ये भी प्लस हो गया, तो ये तो कट गए। ठीक है, अब यही प्लस वाली वैल्यू पहले उतार लेते हैं। अब प्लस वाली वैल्यू उतारूंगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, अब इसके बाद ये माइनस वाई नीचे उतरेगा, माइनस वाई क्यूब। अब सोचे मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर यही आए, एक्स स्क्वायर वाई आए। पहला कौन है, x है ना, x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर एक्स स्क्वायर वाई आए। तो इसका मतलब मुझे एक x चाहिए और एक y चाहिए, तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा। तो अब यहाँ पर आएगा प्लस एक्स और y। अब ये एक्स वाई जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। अब ये जो एक्स वाई है जब y से मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई जब माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स अकेला, y दो थे तो वाई स्क्वायर आ गया। तो उसको मैं साइड पे लिख दूंगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। माइनस करता हूँ, यहाँ साइन चेंज किया प्लस का, यहाँ पे भी साइन चेंज किया प्लस का, सेम कट गए। तो अब कौन आएगा नीचे, ये पहले एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब नीचे उतर आया। अब दोबारा देखें, इस x से किसको मल्टीप्लाई करूं कि ये वाली वैल्यू बन जाए। तो x से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि x वाई स्क्वायर बने, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वाई स्क्वायर। तो अब मैंने प्लस वाई स्क्वायर डिसाइड किया यहाँ पर। अब वाई स्क्वायर जब x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई स्क्वायर आ गया। अब माइनस वाई और प्लस वाई स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस वाई क्यूब आया। अब साइन चेंज हुए दोनों के, ये कट गए तो आंसर 0 और रिमाइंडर 0। तो हमारे पास आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 उसका ए पार्ट है,
कि if 45 and 1/3 kg sugar is to be packed equally in 5 and 2/3 kg packets, how many packets of sugar will be packed? तो बताएं जी कितने पैकेट हम शुगर के पैक कर सकते हैं। तो उसमें देखिएगा अब आपके पास क्या करना है, डिवाइड ही करना है। तो 45 1/3 kg जोन सा है उसको उस टोटल, ये तो टोटल शुगर है ना, और कैपेसिटी ऑफ शुगर ईच पैकेट कितनी है, वो 5 एंड 2/3 है। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना था, डिवाइड करना था। पहले इनको आप वो जो फ्रैक्शन है उसमें लिख दें, 3 को 45 से मल्टीप्लाई करें, 135 प्लस 1 136/3 आ गया। 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 17, 17 प्लस 2 15, 15 प्लस 2 17/3 आ गया। अब हमने क्या करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते थे तो क्या करते थे, रेसिप्रोकल, 3 ऊपर 17 नीचे, तो 3 3 से कट गया। 136 पर 17 को डिवाइड करें तो 8, तो 8 पैकेट्स के अंदर बेटा हम लोगों ने 8 पैकेट्स बनेंगे जब पैकिंग करेंगे। अब द टोटल लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो आपको यहाँ पे दी हुई है। ये कितने किलोमीटर राउंड ऑफ राउंड द नंबर टू 1 डेसिमल प्लेस एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो 1 डेसिमल प्लेस के लिहाज से राउंड ऑफ करो और 5 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से राउंड ऑफ करो। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब पॉइंट के बाद पहला नंबर 1, उससे अगला नंबर देखें 8, 8 5 से बड़ा है तो ये जो 1 है ना पहला नंबर, ये एक नंबर बढ़ जाएगा तो पॉइंट के बाद 2 आ जाएगा, तो ये पॉइंट के बाद 2 लिखोगे। ये तो राउंड ऑफ हमने 1 डेसिमल प्लेस कर दिया। अब 5 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब पहली 5 वैल्यूज, वो कौन कौन सी हैं, 2 1196, ये 5 वैल्यूज। तो हमने फर्स्ट 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखनी थी, तो वो हमारे पास ये। तो ये टोटल आपका यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी इस क्वेश्चन में देखे ना कि ए की वैल्यू है 1 2 से लेकर 15 तक, बी की वैल्यू है 6 8 10 से लेकर 6 8 10 12 14 16 18 20, ये इवन नंबर है 6 के बाद, और ये ए और बी दो सेट दे दिए गए। कम्यूटेटिव लेना है तो कम्यूटेटिव का मतलब होता है बेटा ए यूनियन बी, सॉरी इंटरसेक्शन के लिहाज से लेना तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो इक्वल के बाद बी को पहले रखो, ए को बाद में रख दो बस। तो ए पहले ए यूनियन बी लेते हैं पहले। अब जब हमने ए यूनियन बी लेना है तो पहले ए का सेट लिखो, सॉरी इंटरसेक्शन, फिर बी का सेट लिखो। अब इंटरसेक्शन में क्या लेते थे, कॉमन वैल्यूज, जो कि हमारे पास कौन है 6 है, क्योंकि इसमें तो है ना वो, ये तो तरतीब चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 तक। तो 6 भी उसमें होगा, 8 भी होगा, 10 भी, 12 भी, 14 भी, लेकिन 16 नहीं होगा क्योंकि ये नंबर कहाँ तक है, 15 तक है। तो ये हमारे कॉमन नंबर आ गए। इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए करेंगे, बी का सेट और इंटरसेक्शन ए का सेट है, तो बी इंटरसेक्शन ए का आंसर भी सेम वही आएगा, क्योंकि कॉमन लेने ना तो कॉमन तो वही आएंगे ना, 6 8 10 12 14 वाले। तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बी पार्ट देखें, इसी का बी पार्ट देखें। अकरम परचेज अ कार 9 lakhs, 9 लाख की उसने कार खरीदी और बेच दी 7,20,000 रुपए की। सारी बात है, 9 की खरीद के बेचारा 7,20 की बेच रहा है तो नुकसान खाएगा ना, उसने नुकसान खाया। कहते हैं लॉस परसेंटेज बताओ, कितने परसेंट नुकसान खाया वो बताना। तो कॉस्ट प्राइस ले ले 9 लाख, सेल प्राइस कितनी थी 7,20,000, कास्ट में से सेल प्राइस निकाल दो। अब 90 लाख की खरीदी माइनस में 7,20,000 की माइनस की तो 1,80,000 रुपये का बेचारे को नुकसान हो गया। अब परसेंटेज निकालनी है तो नुकसान की वैल्यू पर तकसीम करें जिस कीमत पे खरीदी है, कीमत खरीद, मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ये जो 4 जीरो हैं, इन 4 जीरो को इन 4 जीरो से काट दो, एक 90 की जीरो से एक 100 की जीरो काट दो,
अब 9 1s आर 9, 9 2s आर 18 हो गया, 2 ये और 10 ये, 20%। तो 20% का नुकसान खाता है वो। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन नंबर 5 का दोबारा सेट का एक क्वेश्चन है। फॉर द गिवन सेट वेरीफाई द फॉलोइंग लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट थ्रू वेन डायग्राम। अब हमारे पास ये सेट दिए गए हैं, ए का सेट दिया गया है, बी का सेट दिया गया है और सी का सेट दिया गया है। ये वाली कंडीशन साबित करनी है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी फाइंड, ये दोनों के इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम अपनी लेफ्ट साइड उठाते हैं, लेफ्ट साइड में ए का सेट लिखा, फिर इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट लगाई, फिर बी का सेट लिखा, फिर यूनियन, फिर सी का सेट लगा के ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब जब ब्रैकेट क्लोज की, ये देखिए, अब पहले ना ये वाली जो ब्रैकेट है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें है यूनियन, यूनियन पहला वाला सेट एज इट इज, ये इंटरसेक्शन एज इट इज। अब इन दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, तरतीब से लिखने हैं, जो 2 दफ़ा रहो 1 दफ़ा लिखेंगे। तरतीब से मतलब पहले 1 आएगा, फिर 3, फिर 5, फिर 6, क्योंकि 6 इधर है, फिर 7, फिर उसके बाद 8 दोनों में नहीं है, तो फिर 9 आ जाएगा, फिर उसके बाद 11, फिर ये वाला 12, फिर ये वाला 15। तरतीब से सारे लिख दिए, ठीक है। और अब देखें, इन दो के अंदर आ गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ढूंढो, तो इसमें कॉमन कौन थे, एक तो 6 था और एक 12 था, तो 6 और 12 इसका कॉमन आ गया। लेफ्ट साइड का आंसर ये आ गया। अब राइट साइड का आंसर देखें तो आप यहाँ पे लिखें ए यूनियन बी, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें, ये ए इंटरसेक्शन बी है, और फिर ये वाला यूनियन डालकर फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले इसको देखें, इसको सॉल्व करें। इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन है तो कॉमन लें, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आप इनकी बात करें तो इसमें कॉमन लें तो वही 6 और 12 कॉमन है, तो 6 और 12, ये वाला यूनियन बीच में आ गया। अब इन दोनों के दरमियान में देखें, यूनियन का मतलब है तरतीब से लिखना, सारे लिखना, 6 और 12 ये तरतीब आ जाएगी। तो अब ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों क्या है, सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या इक्वल हो गई, ठीक है। उसके बाद इसका बी पार्ट देखें। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC with hypotenuse C, the sides A and B, find the unknown length। अब जो आपके पास A की वैल्यू है ना, उसने दी हुई है आपको 60, और C की वैल्यू दी हुई है 61, और B की वैल्यू, हाँ जी, फाइंड करनी है, ठीक है। अब वो आपको ना इस तरह की वो डायग्राम देगा, ठीक है, इस तरह की एक डायग्राम बना के दी होगी उसने, ठीक है, और A की वैल्यू उसने दी होगी, और सी की वैल्यू दी हुई है उसने, सी की वैल्यू आपको 60 दी हुई है, 61, ए की वैल्यू आपको 60 दी होगी, और कहेगा बी की वैल्यू फाइंड करके, तो इस तरह की डायग्राम होगी, बी अकेला लिखा होगा। तो आपने ना बेटा इसमें सिंपल ये फार्मूला लगाना है पाइथागोरस थ्योरम का, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी यहाँ पे आपका वो है, हाइपोटेनियस है। तो अब देखें कि अगर मैं ये फार्मूला लगाऊं, तो ए जहाँ पर लिखा हो, मुझे फाइंड क्या करना है, बी फाइंड करना है ना, तो अब बी को यहीं रहने दो, ए स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है, सी के पास जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो अगर बी स्क्वायर मैं यहीं रखूं तो सी स्क्वायर, ए स्क्वायर जब उस साइड पे गया तो प्लस का था, तो इस साइड पे आके माइनस का हो गया। अब वैल्यूज पुट कर दो, बी स्क्वायर एज इट इज, सी की वैल्यू 61 थी तो 61 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 60 थी तो 60, ए की जगह पर 60 का स्क्वायर। 61 का स्क्वायर लोगे तो ये आंसर आएगा, 60 का स्क्वायर लोगे तो ये आंसर आएगा। इन दोनों को माइनस करो तो 121। अब वो आपसे बी पूछ रहा है ना कि बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जब स्क्वायर रूट लोगे बोथ साइड पर, तो 121 का जब स्क्वायर रूट लो तो 11 होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। अब आप याद रखना, ट्राइंगल का टोटल जो सम होता है ना, वो 180 एंगल होता है, एंगल्स का सम जो सा होता है, और क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो होता है 360।
4 कोने होते हैं ना क्वाड्रिलेटरल में, तो 360 उसका टोटल एंगल, और पेंटागन के होते हैं 540। फाइंड द सम ऑफ द एंगल ऑफ द ऑक्टागन। बता दो कि जी पेंटागन ऐसी शेप होती है ना जिसकी 5 साइड होती हैं, ऑक्टागन ऐसी शेप होती है जिसकी 8 साइड होती हैं। तो बता दें जी 8 साइड वाली जो ऑक्टागन है उसका टोटल एंगल कितना होगा। तो ये सिंपल सा है, आपको पता है जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का 180 है, क्वाड्रिलेटरल का 360 है, और जो पेंटागन है 5 साइड वाला उसका है 440। तो अब जब हम लोगों ने वो निकालना है ना, अब हेक्सागन है। अब देखो इसकी तरतीब समझ जाओ, 180 में 180 ऐड किया तो 360 बने। अब 360 में आपने फिर 180 ऐड किया, 360 में आप अगेन 180 ऐड कर दो, तो क्या बनेगा आपके पास? 0, 8 और 6 कितने बन गए? 4, 1 कैरी चला गया, तो ये टोटल बन गया 5, तो 540। अब 540 में फिर 180 ऐड करो, अगर आप हेक्सागन ले रहे हो 6 कोनों वाली, तो 180 ऐड किया दोबारा, तो वो बना 720। फिर आ जाओ हेप्टागन जिसके 7 कोने होते हैं, 720 में दोबारा 180 ऐड करो तो बनेगा 900। फिर आ जाए जी ऑक्टागन, ऑक्टागन में 900 में फिर 180 ऐड करो तो क्या बनता है? 1080। तो हमने फाइंड क्या करना था? ऑक्टागन, तो जिसके टोटल कितना एंगल बन रहा है? 1080 बन रहा है, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखें। अब इसमें x प्लस 1/x = 5 है, ये अभी मैंने क्वेश्चन करवाया आपको। x³ + 1/x³ फाइंड करना है, तो अभी हमने ऊपर ये क्वेश्चन किया है। एक दफ़ा मैं चाहता हूँ आप लोग दोबारा इसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए तो इंशाल्लाह आप लोगों के ये एक ही अटेम्प्ट के अंदर आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन याद भी रह जाएगा, और इंशाल्लाह पेपर में बिल्कुल ठीक करके आओगे। ठीक है मेरे बेटा।